जय हिंद साथियों, ये पॉलिटिकल साइंस ग्लॉसरी है और आज मैं यूपी पीजीटी सिविक्स सन 2000 के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा। इस सीरीज में हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, जीडीसी और यूपी एचईएससी के थ्रू होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी मैंने DSSB पीजीटी और यूपी जीआईसी लेक्चरर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स को डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसको आप लोगों ने खासा पसंद भी किया है। ये सीरीज़ सैटरडे से शुरू होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो थोड़ा लेट है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप सब लोगों को शेयर करते जाइए और खुद भी चैनल के साथ जुड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, निरंकुश संप्रभुता में कौन विश्वास करता था? तो संप्रभुता के बेसिकली दो सिद्धांत हैं, एक है मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी और दूसरा है प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी। मोनिस्टिक थियरी के जो समर्थक विद्वान हैं उनमें सबसे पहले बॉन्दा, हॉब्स, ऑस्टिन, बेंथम जैसे विचारक आते हैं। ग्रोसियस में का भी नाम इसी में आता है। जबकि जो दूसरा इसका सिद्धांत है प्लूरलिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, उसमें लॉस्की, मैटलैंड, गियरके, फिगिस, बार्कर और मैकाइवर जैसे विद्वानों के नाम आते हैं। तो संप्रभुता के सिद्धांत को यानी सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को प्रतिपादित करने वाला पहला विचारक था जीन बॉन्दा, जो एक फ्रांसीसी विचारक था। उसने 1576 में एक किताब लिखी, 6 बुक्स ऑन रिपब्लिक, और उसमें पहली बार उसने सॉवरेनिटी के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सॉवरेनिटी राज्य के 4 तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और उसको राज्य की आत्मा कहा जाता है। जीन बॉन्दा ने संप्रभुता की परिभाषा देते हुए कहा था कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई रोक या प्रतिबंध नहीं होता। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉब्स। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता में विश्वास करता था। रूसो लोकप्रिय या जनसंप्रभुता यानी पॉपुलर सॉवरेनिटी के सिद्धांत को देने वाला पहला विचारक था। उसने सामान्य इच्छा जनरल विल के सिद्धांत के माध्यम से इसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है, धर्म को राजनीति से अलग करता है, सामंतीय शासक की सर्वोच्चता में विश्वास करता है या पॉपुलर सॉवरेनिटी में विश्वास करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धर्म को राजनीति से मिलाता है। राज्य की उत्पत्ति से संबंधित, ओरिजिन से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनमें दैवीय सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सबसे पुराना है, जो ये मानता है कि राज्य ईश्वर ने बनाया है, वो ईश्वर की कृति है और राजा यानी शासक वो पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, ईश्वर के ही भेजे हुए हैं। इसलिए उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करना कहीं ना कहीं ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है, उनके प्रति विद्रोह, ईश्वर के प्रति विद्रोह है। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम ने एक किताब लिखी, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, और उसमें उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया और बताया कि जो ये राजा है कानून और प्रजा दोनों से ही ऊपर है और प्रजा को राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। दैवी सिद्धांत की कल्पना हमें यहूदियों के दर्शन में, सेंट पॉल के विचारों में, ईसाइयों की कल्पना में देखने को मिलती है। पहली बार इटालियन विचारक मैकियावेली ने धर्म को राजनीति से पृथक किया और ये कहा कि व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और धर्म ऊपर हो सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में धर्म को राजनीति से नीचे ही रहना होगा। इसलिए हम मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक भी कहते हैं, द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर। स्टेट शब्द जिस अर्थ में हम आज उसका प्रयोग करते हैं, राष्ट्र राज्य के अर्थ में, उसका पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने ही किया और उसने स्टैटो शब्द का प्रयोग किया था, STATO। क्वेश्चन नंबर 3, वैधानिक अधिकारों के पीछे कौन सी शक्ति रहती है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है कानून की शक्ति, यानी लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनके वायलेशन पर कानूनी प्रोटेक्शन मिलता है और वायलेट करने वालों को दंड की भी व्यवस्था की जाती है। बेंथम कानूनी अधिकारों का सबसे बड़ा समर्थक था, जो ये मानता था कि प्राकृतिक अधिकार बकवास हैं, क्योंकि राज्य में ही अधिकारों की कल्पना की जा सकती है। जो अधिकार ऐसे हैं जो कानून की शक्ति से प्रोटेक्ट नहीं है, उनको वो अधिकार की श्रेणी में ही नहीं रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सही क्रम चुनिए। नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट,
स्टेट ऑफ नेचर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इनको हमको एक क्रम में लगाना है। आपको मालूम हो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी डिवाइन थियरी ऑफ स्टेट के अगेंस्ट एक लॉजिक के रूप में विकसित हुई और इस थियरी के समर्थक तीनों विद्वान हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक ब्रिटिश विचारक हैं, रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक है। तीनों ने ही इस बात को स्वीकार किया, एक ऐसी अवस्था की कल्पना की जहाँ पर स्टेट और गवर्नमेंट नाम के इंस्टीट्यूशंस नहीं थे और उसको उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर का नाम दिया, यानी ऐसी अवस्था जो प्रकृति के नियमों से शासित होती है। तो सबसे पहले आती है तीनों के ही विचारों में प्राकृतिक अवस्था। जहाँ तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है तो हॉब्स और लॉक के मत में थोड़ा सा अंतर है। जहाँ हॉब्स एक समझौते की बात करता है, वो ये मानता है कि समझौता लोगों में आपस में हुआ, उस समझौते का पक्ष शासक नहीं है। लोगों ने आपस में सहमति जता करके, समझौता करके ये कहा कि हम अपने जो अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं वो किसी इस एक व्यक्ति या समिति को सौंप देते हैं ताकि ये हमारे ऊपर शासन कर सके और हमारी सुरक्षा कर सके। तो हॉब्स के समझौते की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जो शासक है वो समझौते का पक्ष नहीं है। लेकिन लॉक दो समझौतों की बात करता है। पहले समझौते से नागरिक समाज अस्तित्व में आता है। ये समझौता लोगों के बीच आपस में हुआ है जिससे सिविल सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है। और जो दूसरा समझौता है वो होता है नागरिक समाज और शासक के बीच, जिससे सरकार या राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आती है। तो लॉक दो समझौतों की बात करता है, हॉब्स एक समझौते की बात करता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हुआ प्राकृतिक अवस्था, दूसरा स्टेप हुआ सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा हुआ सिविल सोसाइटी और चौथा हुआ सरकार। किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। तो ये स्टेटमेंट एरिस्टोटल का है। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के रूप में जानते हैं। उसने कहा था कि मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, ही हु लिव्स विदाउट स्टेट इज आइदर ए गॉड और बीस्ट। जो राज्य से अलग रहता है या रहने का दावा करता है वो या तो कोई जंगली जानवर है या फिर देवता। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस में हम लोग उसके क्रांति के सिद्धांत के लिए, स्लेवरी के सिद्धांत के लिए और सरकारों के डिवीज़न के लिए जानते हैं। उसने 158 यानी 158 देशों की केस हिस्ट्रीज तैयार करा करके इस निष्कर्ष पे पहुंचा था कि जो शासन तंत्र हैं या सरकारें हैं उनके स्वरूप में निरंतर परिवर्तन क्यों होते रहते हैं और उसी को वो क्रांति कहता है। तो सिंपल भाषा में उस क्रांति क्यों होती रहती है, इसके स्थायित्व कैसे संभव है, इसके अध्ययन के लिए उसने 158 देशों के संविधानों की केस हिस्ट्रीज तैयार कराई थी और उसने कहा था कि असमानता और अन्याय इस परिवर्तन के दो बड़े कारण होते हैं, यानी क्रांति के बड़े कारण होते हैं। हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष है, शासक एक पक्ष नहीं है, शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है। तो मैंने पहले कहा था कि हॉब्स के समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है क्योंकि ये समझौता लोगों के बीच आपस में हुआ है और उन्होंने सहमति करके जो है अधिकार और स्वतंत्रताएं अपनी वो शासक को सौंप दी हैं। उसका समझौता कुछ इस प्रकार से समझाया गया है कि जिसमें ये मानिए कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मैं इस व्यक्ति या समिति को सौंपता हूँ और अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देता हूँ, बशर्ते आप भी अपने अधिकार और स्वतंत्रताएं इसे इसी रूप में सौंप दें। तो इसमें समझौते का पक्ष नहीं है शासक, इसीलिए वो निरंकुश भी है और लोगों को इसको भंग करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉक ने समर्थन किया शानदार क्रांति का, शासन की निरंकुशता का, निरंकुश संप्रभुता का, व्यक्ति का। तो मैंने अभी बताया था कि 1688 की गौरवपूर्ण रक्तहीन या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसको गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि शासन में इतना बड़ा परिवर्तन बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी हिंसा के हो गया था। तो ये 1688 की बात है और इसके माध्यम से जो ब्रिटेन में निरंकुश अधिकार थे राजा के, उन अधिकारों को, उन शक्तियों को संसद को सौंप दिया गया था और वहाँ पर सीमित राजतंत्र की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज?
मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों या जंजीरों में जकड़ा हुआ होता है। इस क्वेश्चन को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये फ्रांसीसी विचारक रूसो का है। रूसो पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी लोकप्रिय संप्रभुता का पहला प्रतिपादक है। उसने अपने सिद्धांत जर्नल विल यानी कि सामान्य इच्छा के माध्यम से पॉपुलर सॉवरेनिटी का समर्थन किया था, और वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का हिमायती था। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की निंदा करता था, और इसीलिए वो ये कहता था कि जो ब्रिटेन के लोग हैं वो 5 वर्ष में एक दिन आज़ाद होते हैं, केवल उस दिन जिस दिन वो अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, बाकी वो 5 साल तक गुलाम बने रहते हैं। तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का हिमायती है। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत देते समय बेसिकली 2 प्रकार की इच्छाओं की बात की है। एक है एक्चुअल विल और दूसरी है रियल विल। इन दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल विल साधारण शब्दों में सिंपली मनुष्य के सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वहित या स्वार्थ से प्रेरित उस पर आधारित इच्छा होती है, जो क्षणिक होती है, जो आवेश पर आधारित होती है। दूसरी होती है रियल विल, वास्तविक इच्छा। रियल विल हमेशा जन कल्याण पर आधारित होती है, वो हमेशा पब्लिक गुड चाहती है। इसीलिए जो रियल विल का योग है, लोगों की रियल विल का जो एक निचोड़ है, उसी को रूसो जर्नल विल कहता है। और ये कहता है कि इसी को शासन करने का अधिकार होता है। मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, लेकिन रूसो इसको कहता है, और वो इस ढंग से कहता है, इस ढंग से समझाता है कि चूंकि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो अपनी एक्चुअल विल का शिकार हो गया है, जिसके ऊपर अभी अपनी एक्चुअल विल का विचार हावी है, लेकिन वास्तव में वो भी जन कल्याण चाहता है, यानी कि वो भी अपनी रियल विल के हिसाब से काम लेना चाहता है, लेकिन अभी नहीं ले पा रहा है, तो उसको उसकी रियल विल के हिसाब से काम करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यही जुड़ा हुआ है इस विचार से कि मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के फिलॉसफी का रिप्रेजेंटेशन करता है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। आपको पता होगा ये आदर्शवादियों का विचार है, और ये स्टेटमेंट हीगल का है। राज्य एक शोषण का यंत्र है, एक मशीनरी है जिससे हैव नॉट्स का शोषण करते हैं। तो यही विचार यानी कि ऑप्शन सी जुड़ा हुआ है कार्ल मार्क्स के दर्शन से। उसने राज्य को एक शोषण के यंत्र के रूप में परिभाषित किया। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, ये बेसिकली समाजवादियों का कथन है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरेट इज द सब्सटेंस ऑफ मार्क्स थियरी। तो ये कहा था ऑप्शन बी यानी लेनिन ने। उसने एक किताब लिखी 1917 में, स्टेट एंड रेवोल्यूशन। आपको पता होगा कि मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर पहली बार 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के माध्यम से लेनिन ने सोवियत संघ में, यूएसएसआर बोलते हैं उसको, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूएसएसआर के फुल फॉर्म, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो उसमें उसने समाजवादी शासन की स्थापना की थी, और 1991 तक, 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया, तब तक वहाँ पर इसी प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमान रही थी। लेनिन के बाद वहाँ पर स्टालिन उसका मुखिया बना था सोवियत संघ का। क्वेश्चन नंबर 11, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? तो ये विचार जुड़ा हुआ है मुसोलिनी से। मुसोलिनी एक फांसीवादी विचारक है, और फांसीवाद का जन्म बेसिकली इटली में हुआ। जिस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, उसके बीच की अवधि में वहाँ पर फासिस्ट शासन रहा। मुसोलिनी बेसिकली इसका जन्मदाता है, और उसने ये कहा था कि किसी मर्द के या आदमी के, पुरुष के जीवन में युद्ध का वही महत्व है जो औरत के जीवन में मातृत्व का होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आदर्शवाद है, आइडियलिज्म क्या है? तो वो ऑप्शन ए सही है, राज्य का समर्थक है। आदर्शवाद और व्यक्तिवाद, या आदर्शवाद और उदारवाद कहें, ये 2 परस्पर एक तरीके से विरोधी विचारधाराएं हैं। जहां आदर्शवाद केंद्र में राज्य को रखता है, वहीं व्यक्तिवाद या उदारवाद
केंद्र में व्यक्ति को रखता है। आदर्शवाद जहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, जो ये मानता है कि कानून और राज्य की जो आज्ञाएं हैं उनके पालन में ही स्वतंत्रता निहित है, उनके पालन में ही वास्तविक अधिकार निहित हैं। वहीं जो व्यक्तिवादी हैं वो इसके विरुद्ध बात कहते हैं और वो कहते हैं कि अपने हिसाब से काम करना, अपने मन की इच्छा के अनुसार काम करना, जहाँ पर कोई बंधन ना हो, जहाँ पर कोई नियंत्रण ना हो, वही स्थिति स्वतंत्रता की स्थिति है। तो ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराएं हैं। आदर्शवादी ये मानते हैं कि व्यक्ति राज्य के लिए हैं, जबकि व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, राज्य ही व्यक्ति के लिए है। तो ये दोनों विचार हुए। व्यक्तिवाद से जहाँ J.S. मिल का नाम खासतौर से जुड़ा हुआ है, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, माल्थस हैं, ये सब विचारक हैं। वहीं आदर्शवाद से हीगल और बोसान के जैसे लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो ये विचार है, आपको पता हो, हीगल का, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति के लिए भी जाना जाता है। उसने ये कहा था कि ये जो विश्व है ये विचार की निरंतर गति है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, इस क्रम में लगातार इतिहास आगे बढ़ता रहता है और इतिहास की जो मुख्य प्रेरक शक्ति है वो है आइडिया। कार्ल मार्क्स ने ये काम किया कि उससे द्वंद्वात्मक पद्धति तो ली, लेकिन उसमें विचार की जगह उसने फिट किया मैटर को या भौतिक पदार्थ को। उसने कहा कि विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ परिवर्तन का वास्तविक वाहक बनता है। इसलिए ये कहा जाता है कि हीगल के समय में जहाँ द्वंद्वात्मक पद्धति का सिद्धांत सर के बल खड़ा था, सर जो बेसिकली विचार का यानी कि आइडिया का सूचक माना जा सकता है, वहीं मार्क्स ने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया। पैर कहीं ना कहीं भौतिक शक्ति का पर्याय माने जाते हैं। तो इस स्टेटमेंट को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अराजकतावाद यानी एनार्किज्म क्या है? तो अराजकतावादी ये मानते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, स्टेट इज अननेसेसरी इविल, यानी कि वो राज्य के विरुद्ध हैं और राज्य को समाप्त करने के पक्ष में हैं। वो राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा बाधक मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये अननेसेसरी इविल है और इसको समाप्त हो ही जाना चाहिए। विलियम गॉडविन, प्रूथो, बाकुनिन, क्रोपोटकिन, टॉलस्टॉय और गांधी ये अलग अलग तर्कों के आधार पर अराजकतावाद का समर्थन करते हैं, अराजकतावादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये नकारात्मक स्वतंत्रता पर आधारित स्वतंत्रता की परिभाषा है, जहाँ स्वतंत्रता को प्रतिबंधों का, बंधनों का अभाव मान लिया जाता है, जहाँ पर ये माना जाता है कि नो रेस्ट्रिक्शंस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है और ये जुड़ा हुआ है जॉन सीले से। सीले की बड़ी फेमस परिभाषा है। ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मिसमैच्ड है? तो हॉब्स पैट्रियार्का, आपको पता होगा कि पैट्रियार्का जो किताब है वो रॉबर्ट फिल्मर की है, इसलिए यही जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। 1680 में 1680 में पैट्रियार्का किताब लिखी थी रॉबर्ट फिल्मर ने, और हॉब्स ने लिखी थी लेवाइथन 1651 में। मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखी थी दी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में। अरस्तु की दी पॉलिटिकस के नाम से किताब है, और रूसो ने ये किताब लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 17 भी कहीं ना कहीं आप जान रहे होंगे कि ये भी व्यक्तिवाद पर आधारित स्वतंत्रता की परिभाषा है, और इसको हम लोग कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी विचार से जोड़ के देख सकते हैं। हालांकि इसमें बताया गया है कि चारों ही ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये सीले का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? समानता का अर्थ है व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान। समानता का अर्थ है समान आय। समानता का अर्थ है प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो। तो ऑप्शन डी ही सबसे उपयुक्त परिभाषा है, और ये सकारात्मक परिभाषा है स्वतंत्रता की, समानता की। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा कथन
सही है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं? जी नहीं, दोनों पूरक हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होता है। हालांकि लॉर्ड एक्टन जैसे विद्वान स्वतंत्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्टिस का क्या अर्थ है, न्याय का क्या अर्थ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात करने वाला सबसे पहला विचारक था एरिस्टोटल अरस्तु। आजकल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के विचार को आगे बढ़ाया 1971 में अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स ने। क्वेश्चन नंबर 21, लिबरलिज्म शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है जो लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा के से लिया गया है लिबर शब्द, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता या मुक्ति। लिबरलिज्म बेसिकली ये मानते हैं कि ये यूरोप में पनपी हुई विचारधारा है, जिसके केंद्र में ये मत है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि ये मुक्त बाजार पर आधारित व्यवस्था पनप सके, जहाँ पर सब लोगों को अपने उद्यम के हिसाब से लाभ मिल सके, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं हो। तो इसका ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन बी। उदारवाद के बेसिकली 3 टाइप्स हम लोग आजकल देखते हैं। पहला क्लासिकल लिबरलिज्म, दूसरा है मॉडर्न लिबरलिज्म और तीसरा है नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के हिसाब से। इसकी 2 स्ट्रीम्स हैं। पहली है लिबर्टेरियनिज्म, यानी कि स्वेच्छातंत्रवाद या इच्छा स्वतंत्रवाद। ये बेसिकली जुड़ा हुआ है आईजे बर्लिन से, रॉबर्ट नॉजिक से, एफ ए हेयक से और मिल्टन फ्रीडमैन से। जहाँ तक इसकी दूसरी धारा का सवाल है, सेकंड स्ट्रीम का, वो है ईगलिटेरियनिज्म यानी समतावाद, और इसके विचारक के समर्थक हैं जॉन रॉल्स और सीबी मैकफरसन। क्वेश्चन नंबर 22, 1835 के अपने भाषण में किसने सोशलिज्म शब्द का बार बार प्रयोग किया था? तो ऐसा मानते हैं कि सोशलिज्म शब्द का पहली बार प्रयोग किया था रॉबर्ट ओवन ने अपने भाषणों में, इसलिए ऑप्शन ए सही होता है। और क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। समाजवाद के भी 2 टाइप्स बेसिकली देखने को मिले। पहला है यूटोपियन सोशलिज्म यानी कि कल्पना लोकीय समाजवाद, और दूसरा है साइंटिफिक सोशलिज्म यानी वैज्ञानिक समाजवाद। तो ये जो कल्पना लोकीय समाजवादी हैं, इनके बारे में बेसिकली ये कहा जाता है, कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि इन लोगों ने एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना तो की थी जहाँ पर आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, लेकिन उसको स्थापित कैसे किया जाए उसके लिए कोई व्यवहारिक मार्ग नहीं सुझाया था। इसलिए स्वयं कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये कल्पना लोकीय समाजवादी थे। अपने आप को उसने वैज्ञानिक समाजवादी कहा, इसीलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जानते हैं। रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरिये और सेंट साइमन, ये ऐसे विचारक हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। 1516 में थॉमस मोर ने यूटोपिया नाम की एक किताब लिखी थी, और उसमें उसने एक आदर्श द्वीप का वर्णन किया था अंटार्कटिका में। तभी से ये जो शब्द है यूटोपिया, ये चलन में आ गया। और ऐसे कोई भी विचारक जो आदर्शों की, कल्पनाओं की बात करते हैं, जो आदर्श व्यवस्था की बात करते हैं, उनको यूटोपियन यानी कल्पना लोकीय कहा जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 23, समाजवाद एक ऐसा टॉप है जिसकी आकृति विकृत हो गई है क्योंकि उसको प्रत्येक व्यक्ति पहनना चाहता है या पहनता है। सोशलिज्म इज लाइक ए हैट विच हैज़ लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट। तो ये कहा था CEM जॉर्ज ने। ये स्टेटमेंट CEM जॉर्ज का है। समाजवाद गिरगिट जैसा धर्म है या समाजवाद गिरगिट जैसा पंथ है, ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी आगे आएगा तो हम लोग देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये लिखा गया था। तो ये लिखा गया था, हालांकि इसको कार्ल मार्क्स और एंजेल्स दोनों ने मिलकर लिखा था, लेकिन यदि दोनों ऑप्शंस आते हैं तो हम लोग इसको ऑप्शन डी ही करेंगे, कार्ल मार्क्स। इसकी बाकी जो रचनाएं हैं जैसे है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 हो गया, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 हो गया, और भी दी होली फैमिली है इसकी किताब 1845 की, और जर्मन आइडियोलॉजी है 1845 की। तो कार्ल मार्क्स की किताबों को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने कहा पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट?
तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिकली फाउंडेशन वाले क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। और चूंकि ये पहला पेपर है पीजीटी का जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस हो जाए, ताकि इन फ्यूचर जब हम अगले जो टॉपिक्स हैं, अगले पेपर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे तो उनको डिस्कस करते समय हम इस पेपर से रेफरेंस ले सकें कि इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कहा था जेम्स विल्फोर्ड गार्नर ने, ऑप्शन सी सही होता है। उनकी किताब है पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, उसी में इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। ये परिभाषा है बोसांके की। अधिकार से संबंधित दो ही परिभाषाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक दूसरी परिभाषा है हेराल्ड जोसेफ लास्की की। उसने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 27, किसने कहा था इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं और राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट्स एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज़ नो रूट्स। ये स्टेटमेंट है सर जॉन सीले का, इसको आप याद रखिएगा, लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो शक्ति सिद्धांत बेसिकली ये मानकर चलता था कि राज्य का जन्म उस समय हुआ होगा जब किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने जो कमज़ोर थे उन पर अपना अधिकार कर लिया होगा और उनसे अपनी बात मनवाना चालू कर दिया होगा, तभी राज्य का अस्तित्व हुआ होगा, राज्य जन्म लिया होगा। लेकिन टी.एच. ग्रीन ने, थॉमस हिल ग्रीन ने यह कहा कि ऐसा कोई राज्य यदि हो भी जो शक्ति आधारित हो तो बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकता। और चूंकि राज्य नाम की जो संस्था है लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए यही अपना आप में इस बात का प्रमाण है कि राज्य का आधार शक्ति हो ही नहीं सकती, बल्कि लोगों की इच्छा, जो विल है लोगों की, विल नॉट द फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। ये स्टेटमेंट है और इसको दिया था थॉमस हिल ग्रीन ने। थॉमस हिल ग्रीन एक इंग्लिश दार्शनिक हैं और उनको जर्मन आदर्शवाद और मानिएगा कि जो ब्रिटिश उदारवाद है उसके समन्वयकर्ता के रूप में जाना जाता है। कहीं ना कहीं इन्हीं के दर्शन से पहली बार हम लोग कल्याणकारी राज्य की जो झलक है इनके दर्शन में देखते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी वर्णन करता है राज्य के स्वरूप का, नेचर ऑफ द स्टेट का, फंक्शंस ऑफ स्टेट का, ओरिजिन ऑफ स्टेट का। इनमें से कोई नहीं। आप लोग समझ चुके होंगे कि ये थियरी ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करती है। इससे तीन विचारक जुड़े हुए हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो। मैंने बताया है कि हॉब्स और लॉक ब्रिटिश दार्शनिक हैं, रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक है। और रूसो के बारे में ये कहा जाता है फ्रांस में कि फ्रांस में क्रांति ना हुई होती यदि उसमें रूसो का जन्म ना हुआ होता। क्योंकि रूसो लोकतंत्र के विचार के लिए बहुत प्रख्यात हुआ और उसी के विचारों के प्रभाव से वहाँ पर एक क्रांति हुई 1789 में, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। और उसका नारा था, जो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बहुलवादी वकालत करते हैं, प्लुरलिस्ट एडवोकेट्स। किसकी वकालत करते हैं? राज्यों की स्वायत्ता की, सरकार की स्वायत्ता की, समुदायों की स्वायत्ता की। तो ऑप्शन सी सही है। प्लुरलिस्ट थिंकर्स, जिसमें हेराल्ड लॉस्की का नाम बहुत फेमस है, मैकाइवर है, फिगिस है, मैटलैंड है, गियर के है, बहुत सारे विचारक हैं, बार्कर भी है। तो ये मानते हैं, वो मोनिस्टिक थियरी ऑफ सॉवरेनिटी के खिलाफ खड़े होते हैं और ये मानते हैं कि संप्रभुता का एकमात्र धारक राज्य नहीं होता है, बल्कि जो समुदाय है राज्य के अंदर वो भी संप्रभुता को शेयर करते हैं। क्योंकि वो ये मानते तो हैं कि राज्य व्यक्ति के बड़े हितों की पूर्ति करता है, ज़्यादा हितों की पूर्ति करता है, लेकिन केवल राज्य ही हितों की पूर्ति करता हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो ये मानते हैं कि राज्य जो है वो समुदायों का समुदाय है और संप्रभुता को वो भी धारण करता है, लेकिन एकमात्र धारक नहीं है। जो दूसरे समुदाय हैं जो व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी संप्रभुता को धारण करते हैं। इसलिए वो एकत्ववादी जो सिद्धांत है संप्रभुता का, जिसके समर्थक बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन हैं, उसका विरोध करते हैं। तो ऑप्शन सी सही होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31,
किसने कहा जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। ऑप्शन बी एकदम सही है, जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। उसकी दो बड़ी फेमस किताबें हैं, पहली है 1689 की और दूसरी है 1692 की। पहली किताब का नाम है टू ट्रिटाइज ऑन गवर्नमेंट और दूसरी का नाम है एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, डिवाइन थियरी का, पावर थियरी का या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकारों की बात की थी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। संपत्ति के अधिकार की बहुत सरल परिभाषा देता है जॉन लॉक, और ये मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं जो प्राकृतिक अवस्था में हैं, प्रकृति में हैं, उसमें यदि कोई व्यक्ति अपना श्रम लगा देता है तो वो वस्तु उस व्यक्ति की संपत्ति बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कुएं में पानी भरा हुआ है प्रकृति में, और यदि कोई व्यक्ति मेहनत करके उसमें से पानी निकाल लेता है तो वो पानी उस व्यक्ति की संपत्ति हो जाता है। पेड़ पर फल लगा हुआ है, कोई व्यक्ति मेहनत करके उस फल को तोड़ लेता है तो वो फल उस व्यक्ति की संपत्ति हो जाता है। ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्यक्ष निर्वाचन का अभिप्राय क्या है। व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाते हैं, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि एलिट क्लास द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आपको समझ में आया होगा, ऑप्शन सी सही है। जब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका इलेक्शन जनता स्वयं करती है तो उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी MP, मेंबर ऑफ लोकसभा बेसिकली होते हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य, उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, और जो विधायक होते हैं विधानसभा के, उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। तो ये प्रत्यक्ष चुनाव के एग्जाम्पल हुए। अप्रत्यक्ष चुनाव बेसिकली जैसे राज्यसभा के सदस्य हैं, और जनता राष्ट्रपति का भी अप्रत्यक्ष चुनाव करती है। क्योंकि जो निर्वाचक मंडल बनता है आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, तो उसमें वो लोग होते हैं जो जनता द्वारा चुने गए हैं, और वो लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन का उदाहरण है। कुछ रिक्तियों को भरने के लिए किए गए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे। तो इसको हम बाई इलेक्शन कहते हैं। आपको मालूम हो, कोई विधायक यदि त्यागपत्र दे देता है या सांसद त्यागपत्र दे देता है, कोई यदि स्वर्गीय हो जाता है या अन्य किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाता है, तो ऐसे स्थानों को भरने के लिए बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव कराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये किताब है 1861 की JS मिल की, कंसीडरेशंस ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उसके अलावा 1859 की उसकी बहुत फेमस किताब है एसेज ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। एक किताब 1869 की है, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, स्त्रियों की पराधीनता। क्वेश्चन नंबर 36, 1932 के पूना पैक्ट से कौन लोग संबंधित थे। ये सवाल बहुत चर्चा में रहता है। आपको पता होगा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर इससे संबंधित थे। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से हुआ कि रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके माध्यम से उन्होंने दलितों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, जैसा 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मुस्लिमों के लिए दिया गया था। इससे महात्मा गांधी बहुत खिन्न हुए और उन्होंने ये माना कि कहीं ना कहीं ये भविष्य में भारत के लिए घातक होगा। तो उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया, और जब उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो इसके समर्थक थे कहीं ना कहीं, उन्होंने एक समझौते के माध्यम से, पूना पैक्ट के माध्यम से इसको वापस कर दिया और दलितों के लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई थीं। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी ने 1930 से 32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें भाग लिया था। तो 1930, 1931 और 1932 में ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता कि तीनों में किसने भाग लिया था।
तो दलितों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो हुआ था 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से गांधी जी किस मूवमेंट से संबंधित नहीं थे? आपको पता होगा महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए थे, तो उसी समय लगभग 1916 में एक आंदोलन चला था, होम रूल आंदोलन। इससे संबंधित नहीं थे, बल्कि इससे संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो बाकी जो तीनों आंदोलन हैं इससे संबंधित थे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी, खिलाफत आंदोलन से भी, व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी और भारत छोड़ो आंदोलन से, इन तीनों से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, किस अमेंडमेंट द्वारा सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों को भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली भारतीय संविधान की उद्देशिका में 85 टर्म्स थे, 85 शब्द थे, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो उद्देशिका में होने वाला अब तक का एकमात्र संशोधन है, उसके द्वारा उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, जिनका क्रम इस प्रकार से है। इनको क्रम से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है। पहला सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर और तीसरा जोड़ा गया इंटेग्रिटी यानी कि अखंडता। ये जो सेकुलर शब्द है बेसिकली जो इंडियन स्टेट है वो पहले से भी सेकुलर था। आपको मालूम हो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो भारत को अपने आप में एक सेकुलर स्टेट बनाता है, लेकिन घोषित रूप से 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय पार्लियामेंट्री सिस्टम में कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आपको मैंने बताया भी है पहली वीडियोज में कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली ब्रिटेन से शुरू होती है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आदर्श मॉडल अमेरिका है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव है वो विधायिका में से बनती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी का सिद्धांत लागू होता है, यानी कि जो शासन के तीनों अंग हैं क्रमशः लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, तीनों अलग अलग होते हैं। हालांकि तीनों अंगों की शक्तियों पर एक दूसरे अंग कुछ मर्यादाएं भी लगाते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो विधायिका है उसी में से बनती है कार्यपालिका। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग भारत में संसद का चुनाव करते हैं, लेकिन जो मंत्री परिषद है उसका चुनाव हम लोग नहीं करते, बल्कि वो उन्हीं संसद सदस्यों में से बनती है जिनको हम लोग चुनकर भेजते हैं, और उसी संसद के प्रति सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होती है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसमें ऑप्शन होगा बी सही। निम्नलिखित में से कौन से एलिमेंट्स इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कास्ट एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रिलीजन भी निभाता है और रीजनलिज्म भी निभाता है। रजनी कोठारी की एक किताब है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और उनकी एक किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया भी है। तो रजनी कोठारी की किताबें भी आप लोग याद कर लीजिए, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और एक किताब है स्टेट एंड नेशन बिल्डिंग ए थर्ड वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। ये जो किताब का नाम है पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तक कम पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 1, 2 एवं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान कीजिए तथा सही कोट का चयन कीजिए। गोलकनाथ केस, शमशेर सिंह केस, मिनर्वा मिल्स केस और केशवानंद भारती केस। गोलकनाथ केस है 1967 का, और ये बेसिकली मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें ये कहा गया था कि संसद मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। उसके बाद केशवानंद भारती केस है बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित, यानी कि इस मामले में जो 1973 में सोल्व हुआ था,
इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी और आपको मालूम हो कि उस समय सुप्रीम कोर्ट में 13 ही जज हुआ करते थे, यानी पूरा सुप्रीम कोर्ट बैठा था और उसमें ये डिसाइड हुआ कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है बशर्ते संविधान का मूलभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कोई क्षति ना पहुंचे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। शमशेर सिंह केस जुड़ा हुआ है राष्ट्रपति के अधिकार से, और उसके बाद मिनर्वा मिल्स का जो केस है वो जुड़ा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। इसी में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया था, यानी ये माना था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। और ऐसा कोई बात ही नहीं आती कि यदि आप मौलिक अधिकारों को लागू करोगे तो नीति निर्देशक तत्व वायलेट होंगे, या नीति तत्वों को लागू करोगे तो मौलिक अधिकार वायलेट होंगे। तो एक दूसरे के पूरक माना गया था। क्वेश्चन नंबर 43, संसद में शून्यकाल 0 आवर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए ही सही है। प्रश्नकाल एवं अन्य कार्यों में प्रारंभ होने के समय के बीच की अवधि, यानी प्रश्नकाल जब समाप्त हो जाता है और दूसरे बाकी काम शुरू हों, इसके बीच की जो अवधि होती है उसको शून्यकाल यानी 0 आवर कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि 0 आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत की ही देन है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम की देन है। हालांकि पार्लियामेंट की जननी हम ब्रिटिश संसद को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को हम लोग गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वही ही हमारे फंडामेंटल राइट्स जिनका जिक्र आर्टिकल 12 से 35 भाग 3 में है, उसका भी संरक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संसद के 2 सत्रों में कितना अंतर होता है? इसको ऐसे कहेंगे कि 2 सत्रों में अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? तो ऐसा लिखा हुआ है कि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। हालांकि आमतौर पर संसद के 3 सत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों को कुल कितने फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 फंडामेंटल राइट्स। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए थे। आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 to 22 राइट टू लिबर्टी, आर्टिकल 23 and 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजियस लिबर्टी, और उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 में था सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 31 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, और आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन 44 में संविधान संशोधन अधिनियम 1978 जो 1979 में लागू हुआ, और ये संशोधन हुआ था जनता सरकार के समय, जिसको हम पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहते हैं केंद्र में। तो उसमें संशोधन हुआ और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया, उसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यानी सिटीजन्स को प्राप्त हैं, और कौन से व्यक्ति को प्राप्त हैं? तो इसमें आप लिखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 इन आर्टिकल्स में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया को प्राप्त हैं, यानी जिसने भारत की नागरिकता ली हुई है। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब लोगों को प्राप्त हैं, यानी जो भी भारत में है, चाहे वो विदेशी हो, कोई व्यापारी हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई शिक्षक हो, जो भी भारत में रह रहा है वो सबको प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में विधायिका निम्न में से किस देश के नमूने पर निर्मित हुई है? तो भारत में विधायिका बेसिकली ब्रिटेन के नमूने पर निर्मित हुई है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया है, और पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो बेसिकली ब्रिटेन की ही देन है, ब्रिटेन में ही पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बना रहता है, लेकिन वह अपने पद से इससे पहले भी त्यागपत्र देता है, जिसको वो किसको एड्रेस करेगा? तो वो एड्रेस करता है राष्ट्रपति को, और यदि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को एड्रेस करता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को,
तो वो उसकी सूचना तुरंत लोकसभा स्पीकर को देगा, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। एक और बात है महत्वपूर्ण सी, राष्ट्रपति को ये कहा गया है आर्टिकल 56 में कि महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकेगा। और महाभियोग कैसे लगेगा? केवल और केवल वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक आधार है संविधान का अतिक्रमण, इस आधार पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पर इस आधार पर यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकेगा, ये आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है। लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो कैसे लगाया जाएगा, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 61 में। आप लोग समझे होंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको हटाए जाने का प्रस्ताव पहली बार राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम भारतीय संविधान के शिल्पी के रूप में भी जानते हैं। और इसमें टोटल जो है 7 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 50, इंडियन पार्लियामेंट किससे निर्मित होती है? आर्टिकल 79 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर भारतीय संसद बनेगी। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। इसका एक कारण ये भी है क्योंकि संसद का जो फंडामेंटल माने तो काम है, बेसिक काम है, वो है कानून का निर्माण करना। और कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। तो चूंकि वो विधि निर्माण की प्रक्रिया का भी अभिन्न अंग है, इसलिए उसको हम संसद का अभिन्न अंग कहते हैं। लेकिन यदि सदन यानी चैम्बर्स की बात आए तो उसके 2 चैम्बर हैं, पहला है राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। उच्च सदन कहते हैं हम राज्यसभा को और निम्न या लोकप्रिय सदन कहते हैं लोकसभा को। हालांकि संविधान में ऐसा कोई डिवीज़न नहीं किया गया है और ना ही किसी सदन को निम्न या उच्च बताया गया है। भारत में निर्वाचन परिणाम की घोषणा के कितने दिन के पश्चात एक उम्मीदवार को अपना निर्वाचन व्यय संबंधित अधिकारी को सौंप देना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 30 डेज, यानी उसके चुनाव में कितना व्यय हुआ है, उसने कितना खर्चा किस मद में किया है, इस सब का ब्यौरा 30 दिन के अंदर उसको सौंप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में निहित हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़? तो ये भारतीय संविधान के भाग 4A या भाग 4 क में आर्टिकल 51A या 51 क में उपबंधित हैं। ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इस भाग में रख दी गई, यानी भाग 4A में, जो नीति निर्देशक तत्वों के जस्ट बाद आता है। और फिर 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसमें ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके संरक्षकों का ये दायित्व होगा कि उनको वो एजुकेशन मुहैया कराएं, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। क्वेश्चन नंबर 53, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में दिया गया है। और इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और ये कहता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करो। चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स दोनों का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अलग अलग स्थितियों में 5 रिट जारी करता है, जो क्रम से है इस प्रकार है, इनका क्रम भी पूछा जाएगा। तो संविधान में जैसा लिखा हुआ है ऐसा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। एक क्वेश्चन बंदी प्रत्यक्षीकरण पर अक्सर पूछा जाता है कि ये किस वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है? तो ये पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करता है। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसको गैर कानूनी ढंग से इल्लीगली बंदी बनाया गया है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और अपनी याचिका देता है। सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है और यदि वो ये पाता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाया गया है तो वो तुरंत उसको रिहा करने का हुक्म या आदेश देता है। तो ये हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश है यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, अधिकार प्रच्छा यानी क्वो वारंटो
और उत्प्रेषण यानी सर्सियोरेरी। ये बेसिकली 5 रिट हैं जिनको अलग अलग स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। आर्टिकल 226 में इन्हीं रिट्स को हाई कोर्ट भी जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 54, भारत में जुडिशियल एक्टिविज्म इससे संबंधित है। ये क्वेश्चन सन 2000 में पूछा गया है और अभी मैंने ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्जाम दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जुड़ा हुआ है जनहितवाद से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। इस कंसेप्ट की शुरुआत बेसिकली 1980 के दशक में जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्ण अय्यर ने की थी, जिसमें ये बेसिक कंसेप्ट ये था कि जो ऐसे तबके हैं समाज के, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके राइट्स का वायलेशन हो रहा कहीं ना कहीं और वो कोर्ट तक अपनी आवाज़ ले जाने में सक्षम नहीं है, तो उनकी तरफ से उनके बिहाफ पे समाज का कोई जागरूक नागरिक, समाज का कोई जागरूक सदस्य वाद ले जा सकता है ताकि उनको भी न्याय मिल सके, न्याय लोगों के दरवाजे तक पहुंच सके। इसी को हम जनहितवाद के नाम से जानते हैं, PIL। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका या जनहितवाद। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करके देता है? तो ये संबोधित करके देता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय न्याय प्रणाली इस पर आधारित है। तो हमारी न्याय प्रणाली मूलतः अमेरिका की न्यायिक प्रणाली जैसी है। अमेरिका की जुडिशियरी को सबसे ज़्यादा एक्टिव जुडिशियरी माना जाता है, तो भारत की स्थिति उससे थोड़ा कम है। अमेरिका में जहाँ जुडिशियल रिव्यू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आधारित है, वहीं पर भारत में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पर आधारित है। कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट विश्लेषित किया जा सकता है, यानी उसकी सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी है? तो इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है क्वासी फेडरल, यानी कि अर्ध संघ। हालांकि क्वासी फेडरल की जो सही हिंदी है वो आभासी संघ होता है, और इसको कहा था KC वियर ने कि भारतीय संघ एक आभासी संघ है। एक किताब लिखी थी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आइवर जेनिंग्स ने, और उसने ये कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत, सबसे वृहद संविधान है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप किसका बताएंगे? आइवर जेनिंग्स का। क्वेश्चन नंबर 58, प्रजातंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम वह है जिसमें अंतिम शक्ति किस में निवास करती है? जनता में निवास करती है। ये परिभाषा को हम अब्राहम लिंकन की परिभाषा के नाम पे जानते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लेकिन ओरिजिनली ये जो परिभाषा है ये वलियोन नाम के एक दार्शनिक थे यूनान के, उन्होंने दी थी, जिसको अब्राहम लिंकन ने अपने गेट्सबर्ग भाषण में दिया था, और इस भाषण को उन्होंने जो अमेरिकी गृह युद्ध था उसके दौरान डिलीवर किया था। क्वेश्चन नंबर 59, किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? ये परिभाषा भी सर जॉन सीले की है, तो इनकी कोट्स को आप लोग खास तौर से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा का जहाँ तक सवाल है, ऊपर आया था ब्राइस का नाम, तो उन्होंने ये कहा था कि हेरोडोटस के समय से ही लोकतंत्र को ऐसी शासन व्यवस्था को इंगित करने के लिए इस्तेमाल में लाया गया है जिसमें शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित ना होकर समस्त समुदाय में निहित होती है। तो जहाँ कहीं भी हेरोडोटस के समय से शब्द आए तो आप समझ जाइएगा कि ये लॉर्ड ब्राइस की परिभाषा है। क्वेश्चन नंबर 60, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है, जस्टिस थियरी ऑफ प्लेटो। प्लेटो के दर्शन में न्याय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी किताब का नाम है रिपब्लिक, और उसका मेजर जो क्वेश्चन है वो जस्टिस ही है। इसी क्वेश्चन को वो जो रिपब्लिक के पात्र हैं, सिफालस है, पॉलीमार्कस है, ग्लॉकन है, इन सब से पूछता है और अलग अलग आंसर पाता है। प्लेटो की रिपब्लिक का नाम जो सब टाइटल है वो भी कंसर्निंग जस्टिस रखा गया है, क्योंकि उसमें न्याय को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और ये बेसिकली कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। वो ये मानता है कि व्यक्ति को अपनी जो आत्मा है उसका जो मूल तत्व है उस पर आधारित काम ही करने चाहिए। अगर उसके अंदर तृष्णा ज़्यादा है तो उसको उत्पादक वर्ग में होना चाहिए, अगर उसके अंदर पराक्रम ज़्यादा है तो उसको सैनिक वर्ग में होना चाहिए, यदि वो बहुत अधिक विवेकशील है तो उसको शासक वर्ग में होना चाहिए। यानी कि उसका जो न्याय है वो कार्य विशेषीकरण पर आधारित
है। क्वेश्चन नंबर 61, प्लेटो के साम्यवाद यानी कम्युनिज्म का सिद्धांत है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए। हालांकि इसको हम सही शब्दों में कहेंगे शासक और सैनिक वर्ग के लिए, क्योंकि शासक और सैनिक दोनों को मिलाकर वो संरक्षक वर्ग कहता है, गार्जियन क्लास कहता है, और ये मानता है कि उनको भ्रष्टाचार से बचाने के लिए, परिवार के मोह से बचाने के लिए स्त्रियों का या परिवार का साम्यवाद और दूसरा संपत्ति का साम्यवाद होना चाहिए। उत्पादक वर्ग के लिए वो ऐसी व्यवस्था नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 62, फेडरल सिस्टम में किस इंस्टीट्यूशन को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो फेडरल सिस्टम में जुडिशियरी को संविधान का संतुलन चक्र कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था बेसिकली ऐसी व्यवस्था को कहते हैं जहां पर शासन की शक्ति को किसी लिखित संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से संघ और उसकी इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है और वो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। तो इसकी कुछ आवश्यक विशेषताएं हैं। सबसे पहली मैंने बताई कि शक्तियों का विभाजन संघ और उसकी इकाइयों के बीच होता है। दूसरा, एक लिखित और कठोर संविधान होता है। लिखित संविधान इसलिए ताकि दोनों की शक्तियों को लिखा जा सके स्पष्ट रूप से और दोनों में कोई विवाद लगातार ना बना रहे। तीसरा है एक स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका इसलिए जरूरी होती है क्योंकि यदि संघ और उसकी इकाइयों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है अपनी शक्तियों को लेकर, तो न्यायपालिका उसका डिसीजन कर सके। तो आपको समझ में आया होगा ऑप्शन सी क्यों सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किस शासन पद्धति में पाई जाती है? तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। इसमें जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। हालांकि इन सदनों के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको ये कहना बेहतर होगा कि जो विधायिका का लोकप्रिय सदन होता है उसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है और इसीलिए इस व्यवस्था में मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। जब भी वहाँ की संसद, किसी भी देश की संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, उसी समय मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है, सरकार गिर जाती है। आपको समझ में आया? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64, आधुनिक समय में अनेक कारणों से लेजिस्लेचर की तुलना में एग्जीक्यूटिव को अधिक इम्पोर्टेंस प्राप्त हुआ है। उसके कारणों का चयन करो और सही आंसर का चुनाव करो। तो इसमें कौन कौन से बिंदु सही हैं? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, प्रदत्त विधान की अवधारणा यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की अवधारणा, शासन के क्षेत्रों में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ख, ग एवं घ यानी प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और प्रशासन की बढ़ती जटिलताओं के कारण व्यवस्थापिका की बजाय कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियां, तो केवल कार्यपालिका की नहीं, शासक एवं शासित के बीच संबंध एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना, ये भी ठीक है। तो इसलिए चूंकि 2 से ज़्यादा ऑप्शन ठीक है इसमें, तो हम ऑप्शन डी को सही करेंगे। कार्यपालिका की भी शक्तियाँ परिभाषित रहती हैं, विधायिका की भी रहती हैं, जुडिशरी की भी रहती हैं, और शासक और शासित के बीच क्या संबंध होगा इसकी परिभाषा भी संविधान ही देता है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस निम्न में से किस आर्टिकल में वर्णित हैं? ऑप्शन ए सही है, 256 से 263 तक। इससे पहले जस्ट आर्टिकल 245 से 255 तक लेजिस्लेटिव रिलेशंस बताए गए हैं और 263 के बाद के जो आर्टिकल्स हैं उसमें वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 67, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ओरिजिनली 1787 में जब अमेरिकी संविधान बनकर तैयार हुआ, अमेरिकी संविधान दुनिया का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और पहला सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और उसमें ओरिजिनली फंडामेंटल राइट्स नाम का कोई जिक्र नहीं था। उसके बाद संविधान के प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा उसमें बिल ऑफ राइट्स को ऐड किया गया और ऐसा बताया जाता है कि भारत में भी मौलिक अधिकारों का जो चार्टर है वो अमेरिकी संविधान से ही
लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन डी ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 68 चीन ने स्वीकार किया है। तो चीन में साम्यवादी दल है और जहाँ पर भी साम्यवादी दल हैं बेसिकली वहाँ पर जो है एक दलीय पद्धति ही पाई जाती है। हालांकि दूसरे दल बनाने का अधिकार भी रहता है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत नगण्य या ना के बराबर रहती है, जो ऑलमोस्ट इग्नोरेबल होती है। उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार हो जाता है। तो ये पार्किंसन लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसको नॉर्थकोट पार्किंसन ने दिया था। ऑप्शन बी ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से किस देश में नौकरशाही की शुरुआत लूट प्रथा के रूप में हुई थी? लूट प्रथा स्पॉइल सिस्टम बोलते हैं इसको हम, अमेरिका से संबंधित है। और इसमें बेसिकली ये होता था कि जिस भी राजनीतिक दल की सरकार बन जाती थी वहाँ पर उसी दल के समर्थकों को नौकरशाही में बड़े बड़े पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था। इसीलिए इसको हम लूट प्रणाली या स्पॉइल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नौकरशाह की नियुक्ति का आधार क्या होता है? तो नौकरशाहों की नियुक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो स्थायी आधार पर नियुक्त होती हैं। भारत में भी देखेंगे आप आईएएस की, पीसीएस की, इन सब की नियुक्ति स्थायी आधार पर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 72 पोस्ट कॉर्ब POSD CORB की अवधारणा दी गई है। तो इसे थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। पोस्ट कॉर्ब में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये किसने दिया? तो लूथर गोलिक का शब्द है। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित है। इसमें कितने शब्द हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें 7 शब्द हैं। POSD 4 हुए, CO ये एक शब्द है और RB फिर 2 ये हो गए, तो कुल मिलाकर 7 शब्द हुए। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, C और O से कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग और R से रिपोर्टिंग, B से बजटिंग हुआ। तो इसमें सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए आप लोग समझे हों। क्वेश्चन नंबर 73 भारत में एपीलबी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में से किस में सुधार करने के लिए? तो भारतीय प्रशासन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स के लिए पंडित नेहरू ने इस समिति की स्थापना की थी। तो इसी समिति की सिफारिश पर 1954 में IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया, इन फ्यूचर भी पूछा जाएगा। भारत जैसे विकासशील समाज में लोक प्रशासन की प्रत्यक्ष भूमिका निम्न में से कौन सी है? तो विधि और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना इनकी बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी चूँकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में तब्दील हुए 1947 के बाद, एक वेलफेयर स्टेट बने, तो वेलफेयर स्टेट में जो काम होते हैं शासन के वो संभालना भी नौकरशाही का ही काम हो गया है। क्वेश्चन नंबर 75 यूनाइटेड नेशंस का प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो ये थे कोफी अन्नान जो नॉर्वे के थे। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 76 दबाव समूहों का स्वभाव होता है। तो इनको कहा था अदृश्य सरकार के रूप में जाना जाता है। फाइनर ने इनको बेसिकली अज्ञात साम्राज्य यानी एनोनिमस एम्पायर भी कहा है। बेल्जियम और हॉलैंड किन देशों के बीच मध्यवर्ती राज्य बफर स्टेट का काम करते थे? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच बफर स्टेट का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 एक देश को रिपब्लिक कहा जाता है जब वहाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो जब वहाँ पर जो राज्याध्यक्ष होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, वो इलेक्टेड हो, तो वहाँ पर रिपब्लिक होता है। जैसे भारत है तो इसमें हेड ऑफ द स्टेट कौन है? भारत का राष्ट्रपति, और ये इलेक्टेड होता है। एक पूरा निर्वाचक मंडल बनता है उसके द्वारा। उसके निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य होते हैं? ये क्वेश्चन भी लगातार पूछा जाता है, आगे आएगा ज़रूर, हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जस्टिस होते हैं? तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें से जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी नीदरलैंड की राजधानी हैग में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल एक तत्व है। मौलिक सिद्धांतों से असहमति नहीं, सहमति होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन बी सही होता है। संवैधानिक पद्धति बिल्कुल ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट ये भी ठीक है। यहाँ एक दैत्य सो रहा है
उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो पूरी दुनिया को हिला देगा। ये कहा गया था चीन के विषय में। क्वेश्चन नंबर 82, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर यानी 2 सीनेट के सदस्य चुने जाते हैं। जब अमेरिका बना था बेसिकली, तो वहाँ पर 13 इकाइयाँ थी, यानी 13 राज्य थे, तो कुल मिलाकर 26 सदस्य हुआ करते थे सीनेट के। लेकिन अब वहाँ पर स्टेट की संख्या 50 हो गई है, तो वहाँ पर सीनेट के सदस्यों की संख्या कितनी हुई? कुल मिलाकर 100। तो प्रत्येक राज्य से 2। तो वहाँ पर जो बेसिकली प्रतिनिधित्व है वो जनसंख्या पर आधारित नहीं है, बल्कि राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो केवल 2 ही सदस्य जाएंगे। जबकि भारत में स्थिति इसके उलट है, यहाँ पर जनसंख्या आधारित प्रतिनिधित्व है। यानी आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे अधिक है पूरे देश में, तो वहाँ से 31 सदस्य जाते हैं राज्यसभा में, जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनसे एक सदस्य ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। ये कथन है लॉरेंस का। असंलग्न राष्ट्रों नॉन अलायन मूवमेंट का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 1961 में। नेहरू, नासिर और टीटो तीनों के नाम इससे जुड़े हुए थे। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे और कर्नल नासिर मिस्र के राष्ट्रपति थे। इन तीनों ने मिलकर एक विचार दिया जिसको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में जानते हैं। आज उसके सदस्य देशों की संख्या 120 है, जिसमें अमूमन विकासशील देश सम्मिलित हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतनी भारी सदस्य संख्या है राष्ट्रों की। क्वेश्चन नंबर 85, सन 1967 में 1967 में जब आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस संगठन बना, तब उसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए एकदम सही है, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, म्यूचुअल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जो उसका हम एग्जीक्यूटिव अंग कह सकते हैं, वो उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया है, तो अब उसका उत्तराधिकारी है रूस। तो ये 5 सदस्य स्थायी हैं। 1965 तक इसमें 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य हुआ करते थे, यानी संख्या होती थी 11। लेकिन 1965 में इसमें बदलाव किया गया और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई। तो अब कुल मिलाकर इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है? 15। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, यानी भारत इसका स्थायी सदस्य नहीं है, यद्यपि हम लोग कोशिश में ज़रूर हैं। भारतीय विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी इस पर आधारित है। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट पर आधारित है। गुटनिरपेक्षता बिल्कुल भी नकारात्मक नहीं है, ना वो तटस्थता का दूसरा नाम है, बल्कि दोनों गुटों से सकारात्मक संबंध बनाए रखते हुए सही को सही और गलत को गलत कहने का नाम असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता है। क्वेश्चन नंबर 90, ओ और एम संबंधित हैं। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन और एम का मतलब है मेथड, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 1968 का मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये कॉन्फ्रेंस प्रत्येक 20 वर्ष बाद होता है। यानी अगर सेकंड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस पूछे तो 1988 और थर्ड मिन्नोब्रुक कॉन्फ्रेंस पूछे तो 2008 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, किसने कहा अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी हिंदू समाज पर एक कलंक है? ऑप्शन डी सही है, मोहनदास करमचंद गांधी ने। अस्पृश्यता को भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और 1955 में एक अधिनियम बना था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में चलन निषिद्ध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। तो विधि में कितना दंड दिया जाएगा, इस
को बताने के लिए 1955 में एक अधिनियम बना, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, जिसको 1976 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया गया। 93rd नेहरू समर्थक थे, तो नेहरू समर्थक थे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के। इसका बेसिक मत ये है कि ये लोग भी समाजवाद चाहते हैं, सामाजिक समानता चाहते हैं, लेकिन मार्क्स की तरह नहीं जो हिंसा की बात करता है, रक्तपात और क्रांति की बात करता है, बल्कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत रहते हुए डेमोक्रेटिक मेथड से धीरे धीरे ये समाजवाद लाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार पंडित नेहरू से जुड़ा हुआ है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये भी पंडित नेहरू की किताब है। बेसिकली पंडित नेहरू ने जेल में रहते हुए इंदिरा गांधी को कुछ पत्र लिखे थे और उसमें उन्होंने विश्व इतिहास के बारे में इंदिरा गांधी को बताया था। उन्हीं पत्रों को संगठित करके जब छापा गया है तो उस किताब का नाम दिया गया है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बहुत फेमस किताब है। टोटल रिवोल्यूशन का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1978 की इनकी किताब भी है टोटल रिवोल्यूशन के नाम से। किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो रूस की न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं बताया गया है। अमेरिका की सबसे ज़्यादा सक्रिय और स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके बाद भारत का स्थान है, उसके बाद इंग्लैंड का है और उसके बाद रूस का आता है। सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये 3 जो प्रकार हैं सत्ता के वो बताए थे मैक्स वेबर ने। पहला ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरा लीगल एंड रेशनल अथॉरिटी, जिसका उदाहरण उसने बताया था नौकरशाही को, और तीसरी थी क्रिस्मेटिक यानी करिश्माई सत्ता। क्वेश्चन नंबर 98, अमेरिका में व्हाइट हाउस किससे संबंधित है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। राष्ट्रपति कार्यालय को वहाँ पर व्हाइट हाउस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उनमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, भारत से अधिकाधिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना। और ये ड्रेन थियरी भी दी थी दादा भाई नौरोजी ने, RC दत्त ने, रमेश चंद्र दत्त ने, जिसमें कहा था कि भारत के धन का अपवाह ब्रिटेन की तरफ हो रहा है। 1901 में दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। किसने कहा था? हस्तचालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से सामंतवादी समाज और वाष्प चालित मशीन से निर्मित वस्तुओं से पूंजीवादी समाज निर्मित होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, कार्ल मार्क्स ने कहा है। कार्ल मार्क्स बेसिकली ये मानता था कि जैसे ही उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होता है वैसे ही जो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, इन सब में परिवर्तन आ जाता है। और इसको समझाने के लिए वो बेस स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर की बात करता है। बेसिक स्ट्रक्चर में वो उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन और श्रम, इन चीज़ों को रखता है। उसके अलावा जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें दर्शन है, ज्ञान है, धर्म है, राजनीति है, इन सब को रखता है। और वो ये कहता है कि जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, यानी कि जो उत्पादन की प्रणाली है, उत्पादन के तौर तरीके हैं, उसमें परिवर्तन आता है, तो बाकी जो ऊपर की चीज़ें हैं उन सब में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर पूरा होता है। अभी जो हाल फिलहाल के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन ही हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम अगली वीडियो में। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वीडियो नहीं आ सकी थी पिछले 2-3 दिन से। इस बीच हमारी रिसर्च टीम ने बहुत मेहनत से काम किया है, तो अब लगातार वीडियो आएगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़िए, बाकी लोगों को भी जोड़िए। हम लगातार GIC, GDC, असिस्टेंट प्रोफेसर UPHESC और UP PGT TGT जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उन सब के प्रीवियस पेपर्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे। आप लोग जुड़े रहिए, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आपको शुभकामनाएं।